हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पार्ट 4 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आई होप कि आप उस वीडियो को देख के इस वीडियो के पास आए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम क्या करवा रहे हैं, रिवाइज, जो कि आप लोगों को कितनी परसेंट आना फिजिक्स में, 95% से ज़्यादा। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो 95% से फिजिक्स में इधर नहीं आने वाला है, तो इसीलिए मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल यूट्यूब पर बने रहें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इस पार्ट में हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, और इम्पॉर्टेंट दो को और मतलब डेली थोड़ा ही सीखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को तो दे दिए, अब सब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं, समझ में आ रहा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला हम लोग को क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है कि आखिर में व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारे जो बोर्ड जो है उसमें पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछ भी चुका है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी किसी भी एक एरिया से पास होने वाला उससे डिफाइन होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी एक एरिया, किसी भी एक प्लेन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू रहा है नॉर्मली, उसी को समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, कि नया नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिए इसकी डिफाइन आखिर में होता क्या। देखिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the total number of electric field lines are normally passes through to an area of plane substance is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब आप लोगों को समझना है कि किसी भी एरिया कंडक्टर से होने वाले पासेस थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझना है कि किसी भी एक एरिया से क्या होगा, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू होगा, तो कितना इलेक्ट्रिक पासेस थ्रू किसी भी एक एरिया प्लेन के कंडक्टर से पासेस थ्रू होगा, उसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे फाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है एक नाम की चीज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की भी डिफाइन वही है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। बाकी सबकी सब कॉन्सेप्ट सेम है और कोई डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वहां भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से और मैग्नेटिक की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो खैर छोड़िए, तो इसमें हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब आप लोग को समझना है कि द टोटल नंबर ऑफ पासेस थ्रू एनी एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, यानी किसी भी प्लेन सरफेस के एरिया से पासेस थ्रू होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसके उस एरिया के परपेंडिकुलरली हो, मतलब उसके प्लेन के परपेंडिकुलरली पासेस थ्रू, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। हम लोग को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज बातों पर, किस पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एरिया से पासेस थ्रू होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जितना होगा, उस कंडीशन में उससे होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब आप लोग इतना समझिए कि किसी भी एरिया कंडक्टर से, किसी भी एरिया से पासेस थ्रू होने वाली जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में उस एरिया से पास होने मैग्नेटिक फ्लक्स भी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगा। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यानी कह सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पासेस थ्रू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी भी प्लेन कंडक्टर के सरफेस से पासेस थ्रू होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में उस एरिया से पासेस थ्रू होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा? ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला बातों पर डिपेंड करता है। दूसरी बातों पर यह डिपेंड करता है कि अगर किसी भी कंडक्टर की एरिया को बढ़ा दी जाए तो उस एरिया से पासेस थ्रू होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो भी ज्यादा हो जाएगा। आज देखिए जैसे फिगर देखिए, मैंने एक सरफेस एरिया लिया हूं, एक ये एरिया, ठीक है, और एक मैंने ये ले लिया। इसकी जो एरिया एज कम्पेयर इसके से बहुत ज्यादा है, इसकी एरिया थोड़ा ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इस सरफेस से जो पासेस थ्रू होने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
वो थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होगी ज्यादा पासेस थ्रू हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 3 को लाइन है, बाकी अब इसमें समझिए 1 2 3 4 5 इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर की सरफेस एरिया बढ़ा दी जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पासेस थ्रू होने वाली होती है वो भी बढ़ जाता है। और उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा किसी भी नॉर्मली पासेस थ्रू होने वाली कंडक्टर से, तो उस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी, इलेक्ट्रिक यानी कि फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। यानी कि किसी भी सरफेस एरिया से पासेस थ्रू होने वाली क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो ज्यादा होगा। कब? अगर आप एरिया को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एरिया कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ही पासेस थ्रू हुआ, बट इसकी एरिया ज्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ज्यादा हुआ। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर की एरिया ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो भी बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो जो पासेस थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर को उसकी एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस, यानी सरफेस एरिया। आगे देखिए दूसरी बात, तीसरी बात देखिए। हाँ इतना ये भी देखिए, एक बात और कि यहाँ पर एक बात और इस पर भी डिपेंड करता है। देखिए कि क्या किस चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात देखिए, अगर हम लोग इस तरह से हम कह सकते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कोई एक प्लेन सरफेस लिया, देखिए ये मैंने क्या लिया, एक प्लेन सरफेस लिया, ये एक मैंने प्लेन सरफेस लिया। इस तरह से इस प्लेन सरफेस को मैं क्या करता हूं, ये एक प्लेन सरफेस ले लिया। इस तरह से मैंने एक प्लेन सरफेस लिया। ये जो मेरा सरफेस है, ये सरफेस वो किस तरह से रखा गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा गया है। किसको? इस प्लेन सरफेस को। तो इस कंडीशन में मेरा एरिया जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा। अगर एरिया वेक्टर मेरा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर दोनों सेम होती है, तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में बनने वाली एंगल 0 डिग्री होती है। यानी कि डेट मींस कह सकते हैं कि 0 डिग्री होती है। और जब 0 डिग्री हो तो उस कंडीशन में मेरा जो एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो मेरा थोड़ा मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अगर कंडक्टर से जो पासेस थ्रू होने वाली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके एरिया पर डिपेंड करता है और साथ साथ cos थीटा पर भी डिपेंड करता है। cos थीटा पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात यहाँ पर लिख सकते हैं, तीसरी बात में लिख सकते हैं कि जो फाई जो होती है वो cos थीटा पर डिपेंड करता है। और ये cos थीटा क्या होती है, cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस और हमारा वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो किस तरह से एंगल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप मान लीजिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ले लिया मैंने, इस तरह से मैंने एक एरिया ले लिया और इसकी जो वेक्टर एरिया होगी इसके परपेंडिकुलरली होगी वेक्टर एरिया। अब इससे मेरा पासेस थ्रू होने वाली क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये मेरा क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक ही पर है। तो इस कंडीशन में जो हमारा जो एंगल बनेगा वो दोनों के बीच में कितना बनेगा, वो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा जो होगी वो 0 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब है अगर एंगल 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री तब होगा जब क्या हो, प्लेन परपेंडिकुलरली रखा हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये मेरा सरफेस एरिया परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू होती उस एरिया से। अगर ये बार मेरा मैं इसको मैं क्या कर दूं ना, इसके मैं हॉरिजॉन्टली रख दूं, इसको मैं देखिए मैं सरफेस को ऐसा देता हूं। तो अगर मैं सरफेस की इस तरह से मैं रख दूं तो इस कंडीशन में जो पासेस थ्रू होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो कम जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको इस तरह से रख रहे हैं, इस तरह से मेरा कहने का मतलब है आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं,
देखिए अगर मैं इस लाइन को, देखिए ये एक प्लेन है, समझ में आ रहा? इस प्लेन को हम क्या करते हैं, इस प्लेन को इस तरह से रखते हैं परपेंडिकुलरली, तो इससे जो पासेस थ्रू होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो बहुत ज्यादा होगा इससे, यानी कि इसे जाएगा तो बहुत ज्यादा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? देखिए कैसे कैसे निकलेगा, देखिएगा समझ में, यहां से जाएगा, 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 इस पूरे सरफेस के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू होगी, जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन ध्यान समझिए, तो जब ये इस तरह से पासेस थ्रू हो रहा, इस तरह से पासेस थ्रू, और इसकी वेक्टर एरिया भी क्या होगी, यही वाला होगा, इसकी वेक्टर एरिया देखिए, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलरली होती है सरफेस की ना, तो देखिए इस तरह से इसकी वेक्टर एरिया होगी, देखिएगा ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर आपकी तरफ। तो इस तरह से मैं पासेस थ्रो कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, तो इससे पासेस थ्रो होने सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस इसी परपेंडिकुलरली होगी, यानी क्या इसी के लाइन में होगी, एरिया वेक्टर की लाइन में। तो इस कंडीशन में जो मेरा इस कंडीशन जो मेरा जब सबके सब क्या जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी से पास थ्रू रहा पूरे के पूरे इस सरफेस से, तो आगे जाएगा, और उसी दिशा मेरा क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर के उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा 0 डिग्री बनाता है, और उस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस थ्रू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन जब इसी को आप क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी वो बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू हो रहा वो बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन ऐसे रखिएगा तो बहुत ज्यादा, हमको प्लेन में पासेस थ्रू होने से मतलब है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वही मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि मेरा कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जब 90 डिग्री होगा थीटा की वैल्यू कितना होगा, देखिए ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये मेरा एरिया वेक्टर, और ये मेरा क्या मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। तो जब थीटा 90 डिग्री बनेगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री बनाएगा, तो उस कंडीशन में मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0, वो मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा, दैट मींस 0 होगा। किसे, यहाँ पर देख सकते हैं कि cos 90 डिग्री कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। cos 90 क्या होती है, 0 के बराबर, लेकिन cos 0 क्या होती है, 1 के बराबर होता है, cos 0 डिग्री 1 के, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो दैट मींस cos थीटा होगा कि नहीं ज्यादा, बताइए। और जब क्या हो, मिनिमम हो, मतलब परपेंडिकुलरली हो, तो उस केस में मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, मिनिमम मिलेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो cos थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि जो मेरा क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया और cos थीटा तीनों पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो कोई कांस्टेंट k होगा, और इस कंडीशन में इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा। तो इस तरह से मेरा जो फॉर्मूला जो निकलेगा, देखिएगा इस तरह से मेरा फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा। तो इस तरह से मेरा जो फाइबर ऑफ जो फॉर्मूला निकलेगा वो k की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, E A cos थीटा, इस तरह से हमारा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड, A एरिया, cos थीटा भी है। जो थीटा जो होती है वो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। ये एंगल का वैल्यू जितना बढ़ाओगे आप, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी उतना ही कमेगा, और जितना कम डिग्री का होगा उस कंडीशन में थीटा जितना कम होगा उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। यानी कि कह सकते हैं आप कि अगर 0 डिग्री पर cos 0 डिग्री पर क्या होती है, मेरा वैल्यू 1 होता है। तो इस कंडीशन में मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री की बात की जाए तो cos 90 डिग्री जो होगा उस कंडीशन में cos 90 0 होती है कि नहीं पूरा, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा 0, यानी कि मिनिमम होगा 0। यानी कि आपका केस में पूछा जा सकता है भी। तो इसमें एक चीज और तो समझिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर से बनने वाला इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। तो देखिए निकालते हैं, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होता है कि नहीं,
न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। किसकी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हैं या मैं आपके पीडीएफ अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में डाल दिया हूं, आप जाकर वहां से भी नोट्स कर सकते हैं अपने नोट्स कॉपी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले उसको नोट्स करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं समझ में आएगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी नहीं समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो रिलेटेड जो है वो मेरा दो चार्जेस से है, यानी कहने का मतलब है कि दो ऐसी चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, बट उसकी नेचर अलग हो। दैट मीन्स एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। जब एक पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज किसी एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उस कंडीशन में उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए पेयर ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक नेगेटिवली हो एक पॉजिटिवली हो, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों चार्ज किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस से अलग हो, तो उस कंडीशन में उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। और जब यहां पर यानी कि कहने का मतलब है एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब 2 कूलम ये भी 2 कूलम ये भी, और जब दोनों की सेम मैग्नीट्यूड बट उसकी नेचर अलग होगा, उसकी एक मतलब नेगेटिव एक पॉजिटिवली एक नेगेटिव ही होगा, और ये दोनों चार्ज जो सेम मैग्नीट्यूड का है वो क्या होगा, वो अलग होगा, मतलब किसी भी एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा। तो वो डिस्टेंस को मान लीजिए 2a डिस्टेंस। तो जब 2a डिस्टेंस से क्या होगा, जब दो चार्जेस सेपरेटेड होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उस कंडीशन में उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। आई होप कि समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है इसे, तो बड़ा सिंपल है। जब हम क्या करते हैं, ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को ये दोनों चार्जेस में से किसी भी चार्ज की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों में से किसी भी चार्ज एक, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हमको नेचर से नहीं मतलब, को मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो अब इसको मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मिल जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते किसे, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस, ईदर मतलब कोई एक चार्ज की मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के डिस्टेंस के और दोनों के बीच के डिस्टेंस। यानी कि दो चार्जेस में से किसी एक चार्जेस की मैग्नीट्यूड उन दोनों चार्ज के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो मिलने वाला होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आई होप कि समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। दो चार्जेस में से किसी एक चार्जेस की मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करते हैं उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के साथ, तो उस कंडीशन में उसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि P बराबर होगा Q इंटू 2A। समझ में आया। और इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की आप यूनिट क्या निकाल सकते हैं, यूनिट, ऐसा यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर पूछा जाता है। पिछले बार पूछा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, तो देखिए निकाल सकते हैं। Q का क्या होगा, कूलम, 2A मतलब कोई डिस्टेंस के मीटर, यानी कि कूलम मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं पढ़िएगा, कूलम मीटर पढ़िएगा। समझ में आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या, अगला हम लोग को क्वेश्चन है गॉसेस लॉ। क्या है, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के इसको मैं लिख दे रहा हूँ। आपका चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF नोट्स कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा,
सारा मिल जाएगा जो जो पढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए गॉसेस लॉ से, गॉसेस लॉ क्या होती है, देखिए क्या होती है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ लिखें क्या, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द टोटल या फिर द नेट बोल सकते हैं, द नेट या टोटल बात एक ही है, ठीक है। नेट बोलिए चाहे टोटल बोलिए एक ही चीज है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 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 द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो या पासेस थ्रो ए क्लोज लूप का मतलब एक वार के जैसा, लूप का मतलब क्या होता है, वार के जैसा, या लूप में लिखा आप सरफेस भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लोज लूप सरफेस जो 3D में होता है, किसमें होता है, 3D में होता है। इज इक्वल टू 1/absolute नॉट टाइम्स क्या लिखेंगे, टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुना, टाइम्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज inside the surface is called Gauss's law का मतलब देखिए क्या होता है। Gauss's law का मतलब देखिए क्या बोले हैं, लिखे हैं अकॉर्डिंग टू Gauss's law द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through या थ्रो एक क्लोज सरफेस, किसी भी एक क्लोज सरफेस की बात करिए, passes through क्लोज सरफेस is equal to 1/absolute नॉट टाइम्स गुना ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब Q इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि नेट जो कंडक्टर के अंदर होता है, इनक्लोज बाय द सरफेस, जो सरफेस के अंदर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ थ्योरम बोलते हैं इसे गॉसेस लॉ या गॉसेस लॉ थ्योरम बोलते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप समझिएगा, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, कहना क्या चाहते थे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि किसी भी आप क्लोज सरफेस लीजिए, क्लोज सरफेस एक वैसी सरफेस जो नॉन यूनिफॉर्मली नहीं, इससे पहले जितने भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख रहे थे वो मेरा यूनिफॉर्मली कंडक्टर के लिए था। अब एक नॉन यूनिफॉर्मली लिए, अब उस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्मली में वैसे क्या किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रो करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रो करेंगे तो मेरा दो कंडीशन है, देखिए दो कंडीशन कौन सा है, एक मान लेते हैं यहाँ पर एक इस तरह से एक स्मॉल कंसीडर डेट कर लेते हैं, तो इस कंडीशन इससे पासेस थ्रू होने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो स्मॉल सरफेस से हो रहा, मतलब छोटे सरफेस से हो रहा, और इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस कंडीशन में इधर होगा, और ये क्या बनाएगा, इसमें थीटा बनाएगा, इसमें क्या बनाएगा, कोई थीटा बनाएगा। तो उस छोटे से एरिया में यानी डीएस एरिया में, किसमें, डीएस एरिया से पासेस थ्रू होने वाली, डीएस एरिया से पासेस थ्रू होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोज सरफेस, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू हो सकता है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है इस तरह से, इस छोटे से एरिया से, मतलब छोटे सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पासेस थ्रू होगा वो छोटा होगा, मतलब कम पासेस थ्रू होगा, और जब उस कंडीशन में कब जाएगा, कम पासेस थ्रू होगा,
तो हम कह सकते हैं कि मैं जो मेरा क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी कम होगा, यानी कहने का मतलब d5 बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, इस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर और ds होगा, मतलब ds यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds लिख सकते हैं कि नहीं, ds ऊपर में क्या लिख सकते हैं cos थीटा भी लिख सकते हैं, ds cos थीटा लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच के जो थीटा लगता है। तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री बनता, अगर इसी जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन का अगर एरिया वेक्टर हो तो थीटा की वैल्यू कितना हो सकता है 0 डिग्री, जो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था। लेकिन दो कंडीशन में हो सकता है मेरा, यानी कि एक मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तब मिलता था जब थीटा कितना हो 0 डिग्री हो। बोलिए कितना मिलता था, तो देखिए कितना मिलता था, एरिया देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया मिलता था, ये मैक्सिमम था। लेकिन जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हम लोग का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू पुट करें तो कॉस 90 जीरो तो पूरा जीरो, यानी कि यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। मिनिमम कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिनिमम मेरा कितना मिलता है 0 मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि जब इसे इंटीग्रेट करिएगा कुल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए दोनों तरफ से इंटीग्रेट करते हैं नेट, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, ठीक है, और कॉस थीटा होगा, ठीक है। और यहां पर एक स्पेशल केस कौन बोले, गॉसेस लॉ जो बोला गया क्लोज सरफेस के लिए बोला गया। तो क्या किया जाता है ना, यह इस तरह से साइन दिया जाता है, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। इसका मतलब क्या होता है क्लोज सरफेस। इसको अब इंटीग्रेट करिएगा तो सिर्फ 5 निकलेगा। आगे देखिए इस यहाँ पर ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में इसकी फॉर्मूला ये हो जाएगा, किसकी फॉर्मूला, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गॉसेस थ्योरम की फॉर्मूला। या फिर आप यहां पर भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, आप चाहिए तो इसको अंदर में भी रख सकते हैं और जब करते समय भी बाहर निकाल दीजिएगा, चूंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया रहेगा। जैसे हम कह दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम है, तो ये 10 न्यूटन पर कूलम क्या, ये 10 जो है एक्चुअली भी ये क्या है मेरा, ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू जो कि बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या था गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने समझाया, यह आ सकता है। अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है, वरना आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पीछे कर। तो ओके ठीक है, बाय, गुड लक, पढ़ते रहिए।